हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। जैसा कि आज है 23 अप्रैल और आज हम लोग देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए किसी भी तरीके से है तो आप उसको क्लियर कर सकें, उसको वो आपसे स्किप ना होने पाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सेशन को लाइक कर दिया करिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट ही लेकर के आते हैं, कोई फालतू क्वेश्चन डिस्कस नहीं होता है। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। बाकी जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन करिए। इसकी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी जो कि वन लाइनर में होती है। और हमारे अदर्स चैनल भी हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे इंस्टा से जुड़ना वो भी जा करके जुड़ सकता है। इन सभी की लिंक आपको हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जा करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज की मोटिवेशन कोट क्या है जो हमें क्या कर सकता है, एनर्जेटिक बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। मतलब जो अगर आप के अंदर जो भय है, किसी चीज़ का पेन है, डर है, तो वो जो भी है वो बस आपके ही अंदर है, वो दूसरे को तो पता नहीं है। तो आप जो खुद के अंदर जो आपने पिंजरे में अपने को कैद कर लिए हो ये दर्द, गम, डर से, तो उससे आप क्या करो, खुद को निकालो, खुद को निकालो। फिर आप देखोगे आप खुद क्या एक सिकंदर बन करके लोगों के सामने प्रेजेंट हो पाओगे। तो जो भी है डर, गम, ये सब आपके ही अंदर है, दूसरे को तो पता नहीं है। और इसी वजह से आप अपने को क्या फेल्योर फील करते हो कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप इस चीज़ों से, इस पिंजरे से निकल करके सामने आओगे तभी आपको लगेगा कि आप भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप भी जो सफल हो चुके हैं उनकी तरह आप भी कर सकते हो। बस इससे क्या करना है, आपको आगे आना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश में भीम UPI से, क्या कह रहा, भीम UPI से भूटान और सिंगापुर के बाद भुगतान को हाल ही में स्वीकृति मिली है। भीम UPI से भूटान को, तो आपको ध्यान रखना है कि भूटान को अनुमति मिल चुकी है, सिंगापुर में मिल चुकी है। तो अब ऐसा कौन सा है देश है जो इसमें क्या है, इसको भी स्वीकृति मिल चुकी है, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे भीम यहाँ दिया है तो भीम का फुल फॉर्म BH का मतलब हो जाएगा आपका भारत, I का मतलब इंटरफेस एंड M का मतलब मनी। तो भारत इंटरफेस मनी और UPI का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये आपको जैसा कि मैंने बताया था, भीम पहले भूटान के द्वारा और ये क्या कहते हैं इसको UPI नेपाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भीम UPI से भूटान और सिंगापुर के बाद जो है भुगतान को हाल ही में स्वीकृति मिली है। ये कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात को। तो ये जो NPCI है, एक मिनट, NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसी की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है जिसका क्या नाम है, NPCI मतलब कि इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इसने क्या किया, यानी NPCI की एक जो शाखा है, अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, उसका नाम है NIPL यानी कि NIPL। इसका मतलब हुआ कि इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो इसने जानकारी दी है, इसने बताया कि भीम UPI अब क्या होगा, पूरे संयुक्त अरब अमीरात में किस टर्मिनल पर लाइव होगा, उसका नाम है नियो पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस पर, नियो पे पर क्या होगा, इस पर लाइव होगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ भीम UPI पेमेंट सिस्टम, नियो पे टर्मिनल्स पर मिलेगी भुगतान की सुविधा। तो ये आपको ध्यान देना। अब इससे लाभ क्या होगा, तो इससे जो संयुक्त अरब अमीरात में जो बहुत सारे भारतीय जाते हैं, लाखों भारतीय जाते हैं, तो उनको इसका इस्तेमाल, नियो पे का इस्तेमाल करने के लिए क्या होगा, इन्हें बहुत ही हेल्पफुल बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। UPI ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया है। तो ये जो UPI है, या ये UPI इंटरबैंक ट्रांजैक्शन की जो सुविधा है, उसके लिए NPCI द्वारा, UPI किसके द्वारा, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है तो किसके द्वारा, NPCI के द्वारा विकसित क्या है, एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। UPI क्या है, NPCI द्वारा विकसित इंटरबैंक ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए ये क्या है, इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है।
क्लियर, तो ये क्लियर हो गया होगा। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में यूपीआई से $1 ट्रिलियन कीमत के लगभग 45.6 बिलियन लेन देन किए गए हैं, जिससे देखा गया है कि ये दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्या है, रियल टाइम भुगतान इकोसिस्टम बन गया है। तो इतना हम लोगों को ध्यान रखना कि ये पहले ये ध्यान रखना कि जो भीम यूपीआई है किसके द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और संयुक्त अरब अमीरात आपको ध्यान रखना है, भूटान याद रखना है, और क्या याद रखना है आपको, सिंगापुर याद रखना है। तो ये तीनों हो चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। तो ये जो मतलब प्रधानमंत्री के जो विज्ञान प्रौद्योगिकी ये क्या करते हैं, अजय कुमार जो ये इनके वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं, ये क्या करते हैं? पहले तो ये देख लेते हैं, अजय कुमार सूद जो है ये किसकी जगह लेंगे, किसका स्थान लेंगे? तो विजय राघवन की जगह लेंगे। किसकी? विजय राघवन की जगह लेंगे। और कितने साल के लिए? 3 साल की अवधि के लिए इन्हें पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, कितने साल के लिए? 3 साल की अवधि के लिए इन्हें पद पर नियुक्त किया गया है। और इसे जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, एसीसी है, एसीसी जो है कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है, उन्होंने सूद की जो सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सूद को क्या किया है, सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो अजय कुमार सूद हैं, ये प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के क्या है, सदस्य के उस पर इनको नियुक्त कर दिया गया है। इनका कार्य क्या होगा? ये जो पीएसए का कार्यालय का जो उद्देश्य होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? तो जो सरकारी विभाग, संस्थान, उद्योग के साथ क्या करना है, साझेदारी में महत्वपूर्ण जो बुनियादी ढांचे हैं, आर्थिक है, सामाजिक क्षेत्र है, उनमें इनको क्या करना है, ध्यान देने के साथ ही साथ इसमें जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से संबंधित मामले होंगे, उनमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट को क्या करना है, उद्देश्यपूर्ण सलाह देना है, व्यवहारिक तरीके से सलाह प्रदान करना। तो सिंपल से कहा जाए कि इनका क्या काम होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी और इनोवेशन से संबंधित जो मामले होंगे उन पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट को क्या करना है, सलाह देना है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कुछ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अजय कुमार सूद हैं, ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया है अभी? मनोज सोनी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसरो के हेड कौन अभी नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ, जो किस नंबर के हैं? 10वें नंबर के हैं। और अनंत नागेश्वरन क्या हैं? मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये अभी हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं, तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो हर बार नियुक्तियों से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछता है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस? तो ये खोंगजोम दिवस जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये खोंगजोम दिवस कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हुआ था एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, आंग्ल मणिपुर जिसको कह सकते हैं। कब हुआ था? 1891 में हुआ था। 1891 में जो आंग्ल मणिपुर युद्ध हुआ था, तो उसमें जो योद्धाएं हैं उनको सम्मान देने के लिए हर साल क्या करता है, मणिपुर ये दिवस मनाता है, खोंगजोम दिवस मनाता है। और ये जो दिन का नाम खोंगजोम रखा गया है, वहाँ पर एक खेबा हिल्स है, तो उसी से संबंधित इसका नाम है खोंगजोम। क्या नाम है? खेबा हिल्स से संबंधित है, जहाँ वो लड़ाई लड़ी गई थी, तो उसी से संबंधित इसका नाम रख दिया गया खोंगजोम। क्लियर? इसमें ये जो 31 मार्च से लेकर के 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये ब्रिटिश सरकार और मणिपुर राज्य के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें क्या हुई थी, ब्रिटिश सरकार की जीत हुई थी। और आंग्ल मणिपुर युद्ध में देखा जाए तो सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ था ये खोंगजोम युद्ध ही हुआ था। और इसमें युद्ध के मैदान में जो मणिपुर सैनिकों पर क्या किया गया था, कोहिमा का नागालैंड, कोहिमा म्यांमार और सिलचर, ये तीनों तरफ से अंग्रेजों ने क्या किया था, मणिपुर सैनिकों पर हमला कर दिया था। और यहाँ पर जो खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स थौबल जिले में स्थित है। ये जो वार मेमोरियल है वो कहाँ पर स्थित है? थौबल जिले में स्थित है। और दुनिया में सबसे ऊंची तलवार की क्या है, प्रतिमा है, जो स्वतंत्रता सेनानियों की क्या है, साहस, उनके पराक्रम का क्या है, प्रतीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
तो अगर देखा जाए तो मणिपुर साम्राज्य जो है वहाँ पर आधुनिक मणिपुर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मणिपुर साम्राज्य ने आधुनिक मणिपुर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 1110 ईस्वी में मीती मूल के, कौन से मूल के, मीती मूल के कौन थे, राजा लोइम्बा के शासक द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो इतना मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो यहाँ से बस आपको ये ध्यान रखना कब हुआ था आंग्ल मणिपुर युद्ध, 1891 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश की क्या हुई थी, जीत हुई थी। और कहाँ हुआ था, इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में अभी मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर एकमात्र जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है केवल लामजाओ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील यहीं पर है, ठीक है, इसी पर। और इसमें मणिपुर में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 60 सीटें हैं। और यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, वीरेंद्र सिंह हैं। और ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किससे नियुक्त किया गया, सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। सुमन बेरी जो होंगे वो नीति आयोग के अब नए उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, और इसके पहले कौन थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राजीव कुमार थे। तो राजीव कुमार क्या करेंगे, इस मंथ के लास्ट में क्या करेंगे, अपना पद छोड़ेंगे। तो वो कब, 30 अप्रैल को उन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाएगा और ये जो है फिर अपना पदभार संभालेंगे। ये आप, और ये जो है कितने, जो सुमन बेरी हैं वो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। 1 मई से ये क्या करेंगे, अपने पद पर ये नियुक्त होंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं और देख लेते हैं हम लोग ये जो आपका, हाँ, और हम लोग चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप जानने की जरूरत है, बस ये जानिए कि ये नए उपाध्यक्ष के रूप में क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। अगर बात करें कि नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, जब नीति आयोग साफ साफ यहाँ क्लियर वर्ड दिया हुआ तो देख लेते हैं। तो नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था, नीति आयोग तो पहले था नहीं, पहले योजना आयोग था। तो ये क्या थी, भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका कार्य क्या था, पंचवर्षीय योजनाएं, जिसका प्रमुख कार्य था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं 2014 में, तो ये अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहते हैं कि जो योजना कमीशन है, योजना आयोग है, उसको भंग करना है। और 2014 में ये क्या करते हैं, 2014 में योजना आयोग का नाम बदल करके ये क्या कर देते हैं, नीति आयोग कर देते हैं, ठीक है। ये जो नीति आयोग है, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग जो है ये भारत सरकार की क्या है, एक थिंक टैंक है। ये नीति आयोग क्या है, भारत सरकार की थिंक टैंक है, जो क्या करती है, दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों ये प्रदान करती है। तो 1 जनवरी 2015 को क्या किया जाता है, नीति आयोग का गठन किया जाता है। कब, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो बना दिए गए सुमन बेरी। अब इसके अध्यक्ष की बात आती है कि अध्यक्ष कौन होते हैं। तो अध्यक्ष जो होते हैं ये भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री इस समय तो सबको पता है कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो होते हैं। और प्रथम इसके योजना आयोग के प्रथम कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे वो वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल 2022 को गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। तो कौन से प्रकाश वर्ष कौन सा है, 400 प्रकाश वर्ष। पता है ये किसी बहुत सारे न्यूज़पेपर में 400 दिया है और कहीं कहीं 401 दिया है। तो इसको आप लोग एक बार खुद भी देख लीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं 400 और कहीं कहीं 401 दिया है। इंग्लिश न्यूज़पेपर में मैंने देखा तो 401 दिया है, बाकी जितने हिंदी न्यूज़पेपर है उसमें 400 दिया हुआ लगभग। तो आप लोग भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको दोनों बता दिया, दोनों एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग 400 मानकर चल रहे हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिएगा। तो क्या है, ये जो 400 प्रकाश वर्ष ये मनाया गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के, तो ये 400 प्रकाश वर्ष। इसमें क्या 2 दिवसीय ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। तो ये फर्स्ट डे जो पहला दिन था उसमें कौन मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और सेकेंड जो दूसरा दिन इसके, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने इसमें शामिल हुए हैं। और इस दिन क्या किया गया, इनकी स्मृति में क्या किया गया है, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा।
ये भी क्लियर। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको फैक्ट याद रखना है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो लाल किले से देश के नाम संबोधन करके एक इतिहास रचने जा रहे हैं। मतलब ये है कि ये प्रधानमंत्री फर्स्ट ऐसे होंगे जो सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किले से सूर्यास्त के बाद, क्या कहा मैंने, सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये ऐसे पहले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो अब इनके बारे में चलिए हम लोग एक करके देख ले रहे हैं कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जब ये 14 वर्ष के तो इन्होंने क्या किया, गुरु तेग बहादुर ने अपने पिता के साथ ही मुगलों के जो हमले थे उनके खिलाफ युद्ध में इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई। और इनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर यानी कि तलवार का धनी रखा था। और गुरु नानक के बाद गुरु तेग बहादुर ही ऐसे गुरु थे जिन्होंने क्या किया, गुरु नानक के बाद, गुरु नानक फर्स्ट गुरु थे, सिखों के फर्स्ट गुरु नानक थे, तो उनके बाद गुरु तेग बहादुर ही ऐसे गुरु थे जिन्होंने क्या किया, पंजाब से बाहर सबसे ज़्यादा लोगों को पाखंड के जंजाल से क्या किया, मुक्त करने के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए यात्राएं की थी। गुरु तेग बहादुर जो हैं वो 9वें नंबर के सिख गुरु थे जो मुगलों द्वारा क्या किए थे, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ खड़े हुए थे। मुगलों के द्वारा जो जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा था उसके खिलाफ ये गुरु तेग बहादुर जी खड़े हुए थे। और ये 9वें सिख गुरु थे, ये मैंने बता दिया। और 401 400 दोनों आप मानकर चलिए और आप लोग चेक कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से 401 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इनके बारे में, थोड़ा इनके जीवनी देख लेते हैं कि क्या है। तो इनका जन्म जो था 21 अप्रैल को हुआ था, 1621 में हुआ था। अब इस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से तो क्या आएगा, 401 आएगा। तो गुरु तेग बहादुर का जन्म जो था 21 अप्रैल 1621 को हुआ था, जो अमृतसर में इनकी माता का नाम माता नानकी और छठे सिख गुरु हरगोविंद के यहाँ इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने क्या किया, मुगलों के खिलाफ सेना खड़ी करते हैं और योद्धा संतों की अवधारणा पेश करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर होगा। इनके जो बचपन इन्होंने अपना जो प्रारंभिक बचपन था वो भाई गुरुदास के संरक्षण में अमृतसर में बिताया था। और उन्हें गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत और जो भी था इन्होंने सीखा वहाँ पर। ये जब 13 वर्ष के थे तो इन्होंने क्या किया, मुगल सरदार के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया। 13-14 साल के थे तभी, ठीक है। और इन्हें क्या, इनकी बहादुरी और तलवारबाजी के कारण इन्हें तेग बहादुर का नाम दिया गया था। क्या नाम, तेग बहादुर नाम का क्यों दिया गया, क्योंकि तलवारबाजी में इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर के इनके फादर ने इनको तेग बहादुर का नाम दिया था। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और चौथे सिख गुरु जो थे, क्या नाम था उनका, गुरु रामदास। तो गुरु रामदास के बाद गुरुत्व वंशानुगत इनका हो गया। चौथे सिख गुरु रामदास के बाद गुरुत्व वंशानुगत इनका हो गया। मतलब जो गुरुत्व था वो कैसा हो गया, वंशानुगत हो गया। किसके बाद, ये भी ध्यान रखना, चौथे सिख गुरु थे उनके बाद। और जब तेग बहादुर के बड़े भाई गुरुदत्त की अवस्था में मृत्यु हो गई तो 1644 में गुरुत्व उनके 14 वर्षीय बेटे गुरु हर राय के पास चला जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इतना डीप मुझे नहीं लगता है कि मुझे जाना चाहिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे, ठीक है। तो मेन मैं फैक्ट आपको बता दे रही हूँ। तो ये कहा जाता, इन्हें एक मिनट मैं सोच रही हूँ, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, यहाँ इसको ये मैं बता दे रही हूँ कि औरंगजेब क्या करते हैं। औरंगजेब 11 नवंबर 1675, औरंगजेब ने क्या किया, 11 नवंबर 1675 को गुरु के इस्लाम अपनाने से, जब इन्होंने क्या किया, इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया तो इनको फांसी देने का आदेश दे दिया। कब दिया, 1675 में, 11 नवंबर 1675 को। और चांदनी चौक पर ही इनके तीन साथी भाई माटीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी, इन्हीं के साथ इन्हें यातनाएं दी गई और इनका सर क्या किया गया, काट दिया गया। और फिर क्या होता, 1784 में गुरुद्वारा शीशगंज उनकी मृत्यु के स्थल पर क्या जाता है, बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी लगभग, जहाँ तक मुझे पता है। मैंने बस बहुत डीप नहीं गई, जा रही थी बट लेकिन क्या हुआ, शॉर्ट में ही आपको बता दिया, क्योंकि फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा डीप जाने का, लंबा ही लेक्चर होगा। तो इतना आपको बस ध्यान रखना है कि औरंगजेब के द्वारा इनको क्या किया जाता था,
फांसी सुना दी गई थी। और कुछ और फैक्ट देते, और हाँ आपको बस जो मेन लाइन इसमें याद रखनी है, बस इतना रखना कि कौन सा प्रकाश वर्ष है। लाल किले में ही इनको फांसी दी गई थी, औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने सूर्यास्त के बाद यहाँ से संबोधन किया है। और इनको तेग बहादुर की उपाधि क्यों दी गई थी ये भी, और इनको त्यागमल भी कहा जाता था, त्यागमल भी कहा जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। और सिख धर्म के जो पहले गुरु थे गुरु नानक, ये भी मैंने बता दिया। सेकंड गुरु जो थे अंगद देव थे, सेकंड गुरु जो थे अंगद देव थे। और ये जो गुरुमुख लिपि संबंधित है, किससे संबंधित है? गुरु अंगद जो सेकंड गुरुदेव थे, सिख गुरु थे, उन्हीं से संबंधित है। क्लियर। और जो 10वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ इनके द्वारा स्थापित किया गया था। और कृपाण धारण कर सकते हैं सिख, ये किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 25 से संबंधित है। और वीर बाल दिवस जो अभी रिसेंटली करंट की न्यूज़ है कि अभी पहली बार स्टार्ट की गई थी, इसी साल से स्टार्ट की गई थी। कि कब से? 26 दिसंबर से, यानी कि 2021 में ये कहा गया कि 26 दिसंबर से अब क्या किया जाएगा? हर साल वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहला अतुल्य भारत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि फर्स्ट है ये, अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये मुंबई में किया जाएगा। और मुंबई के कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन देखना है कि ये कहाँ पर मुंबई में कहाँ किया जाएगा। तो मुंबई का एक है, एक मिनट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एक मिनट। मुंबई के होटल ट्राइडेंट में, मुंबई के होटल ट्राइडेंट में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये आयोजन कौन कर रहा है? जो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय हैं और आयुष मंत्रालय, ये दो मंत्रालय से संबंधित है। एक आयुष मंत्रालय और एक बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय, ये दोनों कौन संभाल रहा है? सर्बानंद सोनोवाल। तो इन्होंने ही पहला जो है अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 जो मुंबई में आयोजित किया जाएगा, इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। और इनके द्वारा और किसके सहयोग से? फिक्की के सहयोग से। किसके सहयोग से? फिक्की के सहयोग से ये किया जा रहा है। और किया क्यों जा रहा है? इसका पर्पज क्या है? इसका फोकस क्या है? तो फोकस यही है कि भारत को एक क्या करेंगे? भारत को क्रूज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत को क्रूज हब के रूप में विकसित करना इसका क्या है? उद्देश्य है। क्लियर हो गया होगा, मतलब क्रूज पर्यटन के विकास के लिए किया जाएगा। और कौन मंत्री हैं ये मैंने बता दिया कि ये सर्बानंद सोनोवाल हैं। और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के जो सचिव हैं वो कौन है? डॉक्टर संजीव रंजन है। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? राजू जलोटा हैं। और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संजय बंदोपाध्याय है। अब यहाँ पर आया है, कौन सा नाम मैंने अभी लिया था? होटल ट्राइडेंट। मुंबई के कौन से होटल में? होटल ट्राइडेंट। अब ये ट्राइडेंट जब मैंने नाम लिया तो इससे आपके माइंड में कुछ याद आ जाना चाहिए था। क्या याद आ जाना चाहिए था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट ये किससे संबंधित था? ये एक्चुअली क्या हुआ था? 4 दिसंबर 1971 में भारतीय जो नेवी थी हमारी, उसने क्या किया था? कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था। और इसमें पहली बार ये युद्ध जो हुआ था, इसमें पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटीशिप मिसाइल से हमला किया गया था। नौसेना ने क्या किया था? पाकिस्तान के 3 जहाज नष्ट इसमें किए थे। और इससे हम भारतीय नौसेना का जो INS खुखरी था, INS खुखरी, वो भी पानी में डूब गया था। तो इसी 4 दिसंबर 1971 में किया गया था, इसलिए 4 दिसंबर को क्या करते हैं? इंडियन नेवी डे भी मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो यहाँ पर 2 भारतीय खिलाड़ी बोला है, लेकिन टोटल विजडन ने क्या किया? 5 खिलाड़ियों को, 5 प्लेयर्स को क्या किया? क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। लेकिन यहाँ पे 2 भारतीयों की बात करिए तो पहले हम लोग भारतीयों को डिस्कस करेंगे कि कौन है। तो ये है जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। जसप्रीत बुमराह और इनका रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन के द्वारा चुना गया है। ये तो 2 भारतीय हो गए। अब मैंने 5 बोला है तो 5 में से देख लेते हैं एक एक करके। तो ये हो गए 5। एक है न्यूजीलैंड के हैं डेवोन कोम्वे। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड की। क्लियर। और एक हैं ओली रॉबिन्सन ये कहाँ के हैं? ये हैं इंग्लैंड के। क्लियर। और एकमात्र जो महिला क्रिकेटर हैं, एकमात्र महिला क्रिकेटर
उनका नाम है डैन वॉन। डैन वॉन ये कहाँ की हैं? साउथ अफ्रीका की। ये हैं, एक मिनट, ये साउथ अफ्रीका की। तो 3 मैंने बता दिया। एक डेवोन कोरोवे, ये है न्यूजीलैंड के। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं ओली रॉबिन्सन। और दक्षिण अफ्रीका की एकमात्र महिला प्लेयर को ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, उनका नाम है डैन वॉन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, कुछ और आपको फैक्ट बता दे रही हूँ, एक मिनट कि लीडिंग क्रिकेटर के रूप में किसको लीडिंग क्रिकेटर का खिताब किसे दिया गया है? जो रूट को अग्रणी क्रिकेटर चुना गया है, लीड क्रिकेटर चुना गया है। और दक्षिण अफ्रीकी की महिला टीम की बल्लेबाज हैं लिजेले ली। क्या नाम है? लिजेले ली। इनको अग्रणी महिला क्रिकेटर, अगर पुरुष में बोले तो जो रूट को अग्रणी क्रिकेटर, और जबकि दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम की बल्लेबाज हैं लिजेले ली को अग्रणी महिला क्रिकेटर चुना गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया। हाँ, एक और है, पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान है, उनको इस वर्ष का T20 क्रिकेटर चुना गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपेक परियोजना जो कि चर्चा में है, किन देशों की संयुक्त पहल है? तो ये चीन, पाकिस्तान। तो ये मैंने एक बार अपने लेक्चर में बहुत पहले डिस्कस किया था। चलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसमें क्यों चर्चा में आया है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक। ये है आपको चीन दिख रहा होगा, चीन के कासगढ़ से यहाँ से लेकर के ये पाकिस्तान के ग्वादर, तो ये यहाँ तक इसकी स्टार्ट की गई थी संयुक्त पहल। तो इसमें इसलिए ये चर्चा में आई क्योंकि क्या हुआ है, जो पाकिस्तान की नई सरकार अभी बनी है, कौन है वहाँ के प्रधानमंत्री, कौन है पाकिस्तान के इस समय? शहबाज शरीफ। एक मिनट, इसको स्मॉल कर लो, एक मिनट, शहबाज शरीफ। तो इन्होंने इसकी क्या की है, इस परियोजना को समाप्त करने की घोषणा की है। क्यों की है, क्यों इन्होंने कहा कि इसको समाप्त कर देना चाहिए? तो इसके इन्होंने 2 रीज़न बताए हैं। कौन से 2 रीज़न? कि पहला तो इन्होंने कहा ये अनावश्यक संगठन है, इसने क्या किया, इसके कारण सभी जितने संसाधन थे उसको बर्बाद किया गया है। इसने क्या किया, ये अनावश्यक संगठन है, इसने पाकिस्तान में क्या किया, कर्ज को बहुत बढ़ा दिया है, और यहाँ पे क्या किया है, इसने संसाधनों का क्या किया है, बर्बाद किया है, दोहन किया है। इसलिए इसने क्या किया, क्षेत्रीय संपर्क कार्यक्रम के जितने भी त्वरित कार्यान्वयन थे उनको विफल किया है। इसीलिए क्या करना है, इसको समाप्त करने की इन्होंने क्या कर दी है, घोषणा कर दी है कि इसको क्या करेंगे, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो प्राधिकरण है उसको खत्म करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको इन्होंने स्टार्ट कर दी। इसलिए ये चर्चा में है। ये जो सीपेक इसमें ये चीन और पाकिस्तान का था, जो पाकिस्तान के पहले इमरान खान थे उन्हीं के द्वारा था। तो अब जब ये हट गया तो जो अभी शहबाज शरीफ है उन्होंने इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी है। ये जो चीन क्यों बना, चीन की एक ही पॉलिसी है कि लोगों को कर्ज में डुबा दो और फिर क्या करो, कई लोगों को कर्ज में डुबा करके उस पर क्या करना, उस पर अपना राज करना, यही उसकी पॉलिसी है। तो ये क्या कर रहा था, इसी के तहत, इस कॉरिडोर के तहत जो भारत के अरब सागर पर ये क्या करना चाह रहा था, उस पर अपनी पहुंच बनाना चाह रहा था। और भारत इस परियोजना का, सीपेक परियोजना का विरोध कर रहा था। क्यों विरोध कर रहा था? क्योंकि ये लाइन देखिए, ये लाइन यहाँ से ये गुजर रही थी, और यहाँ से गुजरने का मतलब, अगर ये भारत विरोध ना करे इसका मतलब ये है कि भारत के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, POK वाला एरिया को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है कि ये पाकिस्तान का मान लिया जाएगा। तो इसीलिए भारत विरोध कर रहा था इसका, कि वो इससे हैप्पी नहीं है, ये इसको नहीं करने देगा। ठीक है, तो फाइनली अभी ये पाकिस्तान की जो नई सरकार आई है शहबाज शरीफ, उसने क्या किया, इसको समाप्त करने की घोषणा की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का 21 अप्रैल 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा है? 13वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और ये जो क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ये किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली क्या है? एक केंद्रीय आतंकवादी विरोधी एजेंसी। मतलब इसका काम क्या है? आतंकवाद को रोकना है। क्या है? आतंकवाद को रोकना है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि इसका वर्क क्या है, किसके अंतर्गत आती है, कौन सा स्थापना दिवस है और कब मनाया जाता है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 13वां स्थापना दिवस है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आतंक रोधी क्या है? ये आतंकवाद विरोधी एजेंसी है ये। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या यूटी ने हाल ही में शिक्षा गीत, कौन सा शिक्षा गीत है? इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया है। तो ये देखिए, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे, ये किसके द्वारा है? यूटी जो है दिल्ली।
तो इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। तो सरकार ने जो दिल्ली है वहाँ के द्वारा एक शिक्षा गीत लॉन्च किया गया है। तो इसके बोल यही हैं, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। ये दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने इसको 19 अप्रैल 2022 को ये दिल्ली एजुकेशन सॉन्ग को लॉन्च किया है। और इसके लिए जो है जो कार्यक्रम रखा गया है, कहाँ पर, त्यागराज स्टेडियम में रखा गया है। क्लियर। तो ये जो गाना है ये यही है, ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। तो इसी की तरह ऐसे ही ये गीत पूरी तरह से है, जिसे इसे दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सॉन्ग को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि इसके लेखक कौन है इस सॉन्ग के, तो आलोक श्रीवास्तव हैं। गाया किसके द्वारा, स्नेहा और शाह के द्वारा इसको गाया गया है। अब जब ये सॉन्ग आया है कि इरादा कर लिया, तो इससे समथिंग कुछ आपके माइंड में और आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। जैसे कि मेरे चैनल का क्या नाम है, लक्ष्य तक आपके साथ। ठीक है, तो जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता, आपके साथ ही हैं, बस आपको डेडिकेट होकर के इसको क्या करना है, लगे रहना है। तो लक्ष्य तेरा सामने, ये किसका थीम सॉन्ग है, टोक्यो ओलंपिक का है, जिसको मोहित चौहान के द्वारा किया गया है। ठीक है, और कर दे कमाल, तो ये किसका है, टोक्यो पैरालंपिक का है, जैसे संजीत कुमार के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि यूनेस्को के द्वारा अभी कितने ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की गई है नए, तो 8 की गई है। तो इसके तहत अब टोटल कितने हो गए हैं, 46 देशों में 177 ग्लोबल जियो पार्क्स टोटल हो चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 22 अप्रैल 2022 को कहा डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना यानी कि DACE का शुभारंभ किया है। तो ये जो केंद्रीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं केंद्रीय मंत्री, ये क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, जिसका नाम है वीरेंद्र कुमार। इन्होंने इसका क्या किया है, इसका शुभारंभ किया है। और ये कहाँ किया है, वाराणसी में किया है। क्यों किया है ये जानना जरूरी है कि तो जो अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए ये क्या किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर, BHU के साथ देश के जितने टोटल कितने यहाँ पे विश्वविद्यालय में, BHU सहित क्या है 31 विश्वविद्यालय में ये क्या किया जाएगा, ये डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में निःशुल्क कोचिंग के साथ ही छात्रों को लाइब्रेरी के साथ जो भी अन्य सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हर साल क्या किया जाएगा, इसमें एक केंद्र पर, हर साल एक केंद्र पर प्रवेश करने वाले जो 100 छात्र होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनमें से 10% छात्रों को क्या किया जाएगा, सिविल सेवा की प्री परीक्षा में चयनित होने का लक्ष्य रखा गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर केंद्र को हटा करके दूसरा केंद्र बनाने की कार्यवाही की जाएगी। और सभी केंद्र पर 100 सीटें होंगी। 33% सीट पर अनुसूचित जाति की छात्राएं क्या करेंगी, मतलब उसमें प्रवेश ले सकती हैं। और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर 75,000 रुपये उनको, एक मिनट, इसमें क्या किया जाएगा कि इसके लिए किया जाएगा जो इनका नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, इनकी ओर से क्या किया जाएगा, विश्वविद्यालयों को हर साल कितना 75 लाख का अनुदान भी दिया जाएगा। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ अंबेडकर जी की बात आई है तो अंबेडकर जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर, स्टैचू ऑफ नॉलेज स्टैचू कहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है, लातूर में। लातूर कहाँ, महाराष्ट्र में है, अंबेडकर जी से संबंधित है। और अंबेडकर जी का नाम आया तो संविधान की आत्मा किसको कहा है, अंबेडकर जी के अनुसार आर्टिकल 32 का, जो कि क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारत रत्न इनको कब मिला था, 1990 में मिला था। भारत रत्न की बात आई है तो एक भारत रत्न और मैंने बताया था कि उनका क्या नाम है, लता मंगेशकर जी को कब मिला था, तो उनको कब मिला था, लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में। तो ये सारे फैक्ट याद रखने, कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। चलते हैं कल का रिवीजन करते हैं फटाफट। फिनक्लुवेशन नामक पहल 21 अप्रैल 2022 को लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। हाल ही में अप्रैल 2022 में सेना अभियान का महानिदेशक मनोज कुमार कटारिया को नियुक्त किया गया। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने का, BS येदियुरप्पा
रखने का किया गया है। और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। किस पर? शिंकुला दर्रे पर किया जा रहा है। किस देश ने 20 अप्रैल 2022 को सर्वोत्तम मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रशिया के द्वारा किया गया है। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने कहाँ समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा? तमिलनाडु में करेगा। किस राज्य या यूटी के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने हाल ही में जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर, जहां पे पल्ली पंचायत को समारोह के लिए चुना गया है। इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन 16 से 22 अप्रैल 2022 तक कहाँ किया जा रहा है? नीदरलैंड में किया जा रहा है। किस भारतीय कंपनी ने 20 अप्रैल 2022 को रशिया के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की? टाटा स्टील के द्वारा। ये देखिए यहाँ मैंने दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। सुमन बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष होंगे, यहाँ पूरी डिटेल यहाँ दी है, आप देख लीजिएगा। और लोक प्रसारण में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, ये भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ दे दिया, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर लाइन स्किप हो तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ मैंने सब दे दिया है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटे राजीव कुमार, और कौन बनाए हैं ये सब मैंने आपको दे दिया है, देख लीजिएगा। मैप भी दिया है, मैप भी देख लीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो लगे रहिए जब तक सफलता मिल नहीं जाती है। और आपका वर्क है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जिसने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है। लेक्चर ये है कि जो सरस्वती बीपीएससी प्री परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने एक स्टार्ट किया है कि क्या करूँगी, 150 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी हो। 150 क्वेश्चन का एक सीरीज़ होगा जिसमें आपके डेली मैं लाने की कोशिश करूँगी। मतलब एग्जाम से पहले आपके 10 सीरीज़ कराने हैं। तो 10 सीरीज़ में एक सीरीज़ में आपके 150 क्वेश्चन होंगे और उससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए लगे रहिए, उसको आराम से देखिएगा। एक एक करके क्वेश्चन को मैं बहुत डीपली बताने की कोशिश करूँगी और समझिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना है, और कल तैयार रहिएगा टेस्ट सीरीज़ के लिए। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।